ओके बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर स्लाइड शो हो रही है बेटा आप लोगों को? जी सर, हो रही है। स्लाइड्स बेटा शो हो रही हैं आप लोगों को? जी सर। ओके, लास्ट क्लास के अंदर बेटा हम लोगों ने स्टार्ट किया था जर्नल को, और मैंने आपको जर्नल के अंदर जो है वो एंट्रीज पास करना सिखाई थी, ऐसे ही है? जी सर। हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़े थे, और मैंने आपको बताया था कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं। उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि मैं दोबारा बेटा वो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो है वो दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, रिपीट कर रहा हूँ। उसके बाद फिर हम कुछ जर्नल की एंट्रियां दोबारा पास करेंगे। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपके पास 5 तरह के बेटा अकाउंट्स होते हैं। एक आपके एसेट्स होते हैं, आपके एक्सपेंसेस होते हैं, आपकी लाइबिलिटीज होती हैं, आपकी ऑनर्स इक्विटी होती है, और आपका सेल्स और रेवेन्यू होता है। एसेट्स और एक्सपेंसेस के लिए बेटा मैंने आपको एक अकाउंट दिया था, जिसका मैंने आपको बताया था कि अगर एसेट्स इंक्रीज होंगे और एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो डेबिट करेंगे। ये मैंने आपके सामने लिखा भी हुआ है, ये आप इसको रीड भी कर सकते हैं, आपकी स्लाइड्स में भी अलग से भी गिवन था, वो भी आपको मिल जाएगी। और दूसरी तरफ हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास जो लाइबिलिटीज हैं, ऑनर्स इक्विटी है और जो सेल्स हैं, अगर वो इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट करेंगे, अगर बेटा वो डिक्रीज होंगी तो वो डेबिट करेंगे, यानी वो उसका रिवर्स है। दोबारा सुन ले बेटा, एसेट्स और एक्सपेंसेस का एक रूल है, इंक्रीज होंगे तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट करेंगे। जबकि लाइबिलिटीज, ऑनर्स इक्विटी और सेल्स अगर इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट होंगी, ये लिखा भी आपके सामने, और अगर डिक्रीज होंगी तो वो डेबिट होंगी। आई थिंक सो कि मैंने आपको इनकी एक दो ट्रांजेक्शन करके भी दिखाई थी, ऐसे ही है दोनों रूल्स की। जी सर करके दिखाई थी। ओके, कर ली थी हम लोगों ने ट्रांजैक्शंस। ओके, अब हम कुछ मजीद ट्रांजैक्शंस आएंगी जिसके अंदर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे कि आप लोगों ने जब असाइनमेंट की थी तो आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि डिस्काउंट की एंट्री आ रही है, सर हमें समझ नहीं आ रही कि डिस्काउंट की एंट्री कैसे पास करें। कुछ कंबाइन एंट्री आ रही थी, आपको समझ नहीं आ रही थी कि वो कंबाइन एंट्री आप कैसे पास करें। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ट्रांजैक्शन बताऊंगा और उसके बाद फिर हम लोग लेजर्स की तरफ मूव करेंगे। उसके लिए मैं आपके सामने ये आपकी बुक मैंने ओपन की है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा मजीद एलेबोरेट करूंगा कुछ टर्मिनोलॉजीज जो कि आप लोगों की असाइनमेंट के अंदर आई थी और आप लोगों को कंफ्यूज कर रही थी। जिसमें एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स को आ रही थी वो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की आ रही थी कि सर ये ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ये कैश डिस्काउंट क्या होता है, इसकी एंट्रीज हम कैसे पास करेंगे, ये आप लोगों को बेटा प्रॉब्लम आ रहा था। अच्छा, सबसे पहले वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट डज मीन बाय सिंपल एंट्री एंड व्हाट डज मीन बाय कंपाउंड एंट्री। सिंपल एंट्री और कंपाउंड एंट्री में क्या फर्क होता है और ये कैसे पास की जाती है। अब मैं छोटी सी ट्रांजैक्शन बोलता हूं जिसका मैं नाम लूंगा, आप मुझे आंसर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी परचेज फर्नीचर ₹50,000। आपने फर्नीचर परचेज किया 50,000 का, वैसे मैंने बोला, तो आपकी एंट्री पास क्या होगी जी आदिल खान साहब? परचेज फर्नीचर ₹50,000। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को ध्यान में रखना है बेटा। जी मलिहा बेटा। सर कुछ की मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही तो वो कह रहे हैं कि सर से बात कर लें। सर से कहें क्या करूं? सर से बात करें, कह रहे हैं हमारी मीटिंग नहीं ज्वाइन हो रही। मेरे पास बेटा जो मेरे पास यहाँ पे आते जा रहे हैं मैं तो उसको ज्वाइन करता जा रहा हूँ। मेरे पास अभी फिलहाल पेंडिंग में कोई नहीं पड़ा हुआ, उनके नेट का ना प्रॉब्लम हो। मेरे पास पेंडिंग में कोई नहीं पड़ा। 35 पार्टिसिपेंट इस वक्त मेरे साथ हैं। जी सर ठीक है। पेंडिंग में कोई नहीं पड़ा जिसको मैंने एडमिट ना किया हो। अब वो बार बार कर रहे हैं तो इशू आ रहा है उनको भी। अब जो मेरे साथ आता जा रहा है उसको मैं एडमिट करता जा रहा हूँ बेटा। ये हैंड रेस कौन कर रहे हैं बेटा जी, बोले? क्या ऊपर वो उन्होंने स्क्रीनशॉट सेंड किया है कि प्लीज वेट फॉर होस्ट टू स्टार्ट दिस मीटिंग। आवाज बेटा थोड़ा ऊंची लाउडली बोले, मुझे समझ नहीं आपने क्या बोला। प्लीज वेट फॉर होस्ट टू स्टार्ट दिस मीटिंग, यही आ रहा है बार बार। अब बेटा कितना वेट करें, मुझे स्टार्ट ही नहीं कर रहे तो फिर हम क्या करें? वो किस पे क्लिक कर रहे हैं? उनको बोलें कि जो मैंने लास्ट लिंक सेंड किया है ना, उनको बोलें जो मैंने लास्ट लिंक सेंड किया जिस लिंक के ऊपर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग लिखी है उस लिंक को क्लिक करें, उससे प्रीवियस लिंक को क्लिक ना करें।
जी सर ज्वाइन नहीं ठीक कर है। पाएंगे। उनको बोले कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो लास्ट आपके पास लिंक आया उसको क्लिक करें। जी सर ठीक है। हो सकता है वो पिछले लिंक को क्लिक करी जा रहे हो, तो वो डेफिनेटली जब होस्ट में वहां पे हूँ ही नहीं बैठा, मैं कैसे एक्सेप्ट करूंगा उनको। जी सर ठीक। उनको बोलें चले मैं वेट कर लेता हूँ 2 मिनट, कोई मसला नहीं, हम फिर स्टार्ट कर लेते हैं। माइक बेटा म्यूट पे रखें। ओके बेटा स्टार्ट करते हैं। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो साथ साथ करते जा रहे हैं, क्योंकि आपकी जो रिकॉर्डिंग है बेटा आपको पता है कि 30 मिनट्स के बाद इसने ऑफ हो जाना रिकॉर्डिंग ने। तो अब कुछ लोगों की इनविटेशन आना शुरू हो गई है, मैं उनको करता जा रहा हूँ साथ साथ। जी सर ओके ठीक बेटा, है। जेन में रखिएगा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को। तो मैंने अभी एक ट्रांजैक्शन बोली थी, अब मैंने आपको ये बताना है कि सिंपल एंट्री और कंपाउंड एंट्री में क्या फर्क होता है। तो मैं बोलता हूँ जी परचेज फर्नीचर ऑन कैश। जी नूरीना बेटा क्या एंट्री पास होगी, परचेज फर्नीचर ऑन कैश। सर डेबिट होगा, एसेट इंक्रीज होंगे। ठीक है, क्या एसेट इंक्रीज हो रहा है? सर आपने बताया था कि जब परचेज होगा तो वो एसेट्स में हाँ तो आएगा। बेटा मैंने क्या और परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया ना, जी तो सर फर्नीचर जी। डेबिट हो जाएगा। जी सर फर्नीचर डेबिट हो जाएगा। और हाँ जी सर। क्रेडिट क्या होगा? कैश कैश क्रेडिट हो जाएगा। यानी आपकी जो एंट्री पास होगी वो एंट्री पास होगी फर्नीचर टू कैश। दिस इज कॉल्ड सिंपल एंट्री। सिंपल एंट्री बेटा ऐसी एंट्री होती है जिसके अंदर आपने एक अकाउंट को डेबिट करना होता है और एक अकाउंट को आपने क्रेडिट करना होता है। अच्छा, कंपाउंड एंट्री क्या होगी? कंपाउंड एंट्री बेटा ऐसी एंट्री होती है जिसमें अगर एक ही तरह की नेचर आ रही हो और एक से ज्यादा अकाउंट शामिल हो, लेकिन उन अकाउंट्स की नेचर एक ही जैसी हो, तो आप उसको कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ, जब जरा गौर से सुनिएगा इस ट्रांजैक्शन को, मैं कहता हूँ जी परचेज फर्नीचर लैंड बिल्डिंग। 3 ट्रांजैक्शन मैंने बोली, परचेज फर्नीचर लैंड बिल्डिंग ऑफ 10,000 20,000 30,000। यानी लैंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर 3 चीजें बेटा मैंने खरीदी। अगर हम इसकी अलग अलग एंट्री पास करें तो एंट्री वही बनेगी, लैंड टू कैश, फर्नीचर टू कैश, बिल्डिंग टू कैश, क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रहा है और एसेट ही डिक्रीज हो रहा है। लेकिन क्योंकि इनकी नेचर सेम जैसी एक जैसी है, तो फिर बेटा आप इसकी इकट्ठी एंट्री भी पास कर सकते हैं। इकट्ठी यानी 3 एंट्रियां पास करने की बजाय आप इसको कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब आप कैसे एंट्री पास करें, लैंड बिल्डिंग और फर्नीचर, ये 3 अकाउंट है, इन तीनों को डेबिट कर दें एक ही दफा, और कैश जो है उसको आप क्रेडिट कर दें, और इन तीनों की अमाउंट 10,000 20,000 30,000 अलग अलग लिख दें, और इन तीनों को कंबाइन करके क्रेडिट अमाउंट में लिख दें। अबू बकर अपना माइक बंद करें बेटा। आप लोगों को मैंने बोला जब आप ज्वाइन करें तो अपने माइक को म्यूट रखा करें। आधा टाइम तो मुझे आप लोगों को समझाने में लग जाता है। जिसका माइक अभी ऑन हुआ मैं उसको यहाँ से एग्जिट करता जाऊंगा। जिसको मैं क्वेश्चन पूछूं वो अपना माइक जो है वो अनम्यूट करके मुझे आंसर देगा। बाकी किसी का माइक बेटा अगर म्यूट पे ना हुआ तो मैंने उसको यहाँ से एग्जिट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये सिंपल एंट्री देखें। अब ये देखिए उसने बोला, ये जो एंट्री अभी आपके सामने पास की नजर आ रही है, उसने बोला परचेज फर्नीचर ऑफ ₹5,000 फ्रॉम सलमान एंड ब्रदर्स।
आपने सलमान एंड ब्रदर से 5,000 का फर्नीचर परचेज किया। जब मैंने आपको बोला था जब किसी पर्सन का नाम आ जाए इसका मतलब है कि आपने वो चीज उधार पे खरीदी होती है। हमने एंट्री पास की थी फर्नीचर टू कैश, लेकिन अब यहाँ पे फ्रॉम सलमान का नाम आ गया तो एंट्री वही है, लेकिन एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर टू सलमान, यानी ये सलमान वो बंदा है जिसको हमने पैसे देने हैं, तो ये हमारा अकाउंट पेएबल है बेसिकली। इस एंट्री को हम बोलेंगे सिंपल एंट्री। अच्छा, कंपाउंड एंट्री क्या होती है? जितनी भी अभी तक हमने एंट्रियां पास की वो सारी सिंपल एंट्रियां थी, अभी तक हमने कोई एंट्री कंपाउंड एंट्री पास नहीं की। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको ये नीचे वाली ट्रांजैक्शन देखें, अगर आप नीचे वाली ट्रांजैक्शन देखिए तो इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे उसने एक एंट्री आपको दी हुई है, यहाँ पे ये देखें उसने बोला फॉर एग्जांपल सपोज यू पेड 500 सैलरीज 300 रेंट, आपने 500 रुपया सैलरी का पे किया और 300 रुपया आपने रेंट का पे किया। अच्छा चलिए अगर हम इसको अलग अलग पास करते, एंट्री क्या बनेगी? अगर मैं कहूँ जी पेड सैलरीज ₹500, पेड सैलरीज ₹500, क्या एंट्री होगी जी मिलिया बेटा? पेड सैलरीज ₹500, क्या एंट्री पास होगी? क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा? नहीं आंसर आप तक सर जी सर जी, पेड सैलरीज ₹500। नो सर। ओके जी, रिमशा नाम शो हो रहा बेटा मेरे पास, जी आप बोलें। रोमेसा सर जो देखिए बेटा जब भी पेमेंट की बात आएगी, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम रूल्स पढ़ाए थे कि देखें अभी आपने जर्नल के अंदर एंट्री पास करनी है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द रूल फर्स्ट। यहाँ पे वर्ड आ रहा है पेड का। पेड का मतलब क्या है कि आप पेमेंट कर रहे हैं, और पेमेंट का मतलब ये है कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। पेमेंट का मतलब क्या है कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो क्या हो रहे हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं। और जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं उसको हम क्या करते हैं, उसको हम डेबिट करते हैं बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सैलरीज अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। दूसरी तरफ आपने 500 रुपया पे किया, जब आपने 500 रुपया पे किया तो इसका मतलब है कि आपकी पॉकेट से कैश जा रहा है। तो आपने क्या करना है, कैश जब जा रहा है तो कैश आपका एसेट है, एसेट में कमी हो रही है, तो अब आपकी एंट्री बनेगी सैलरीज एक्सपेंस टू कैश अकाउंट, यानी सैलरीज डेबिट हो जाएंगी, सैलरी एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह रेंट है, रेंट एक्सपेंस भी आपका एक्सपेंस है तो वो हो जाएगा रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब इन दोनों को हम कंबाइन करके भी लिख सकते हैं क्योंकि रेंट भी डेबिट हो रहा है, सैलरीज भी डेबिट हो रही हैं। तो बेसिकली कंपाउंड एंट्री ये होती है कि अगर नेचर ऑफ अकाउंट एक जैसी हो तो आप उसको एक ही जगह लिख सकते हैं। अब ये देखें, सैलरीज अकाउंट डेबिट साइड पे 500, रेंट अकाउंट डेबिट साइड पे 300, और इन दोनों को प्लस करके 800 रुपया उसने लिख दिया कैश में से। अब आप इसकी दो एंट्रियां अलग अलग पास कर लें तब भी ठीक है, सैलरीज टू कैश, रेंट टू कैश, तब भी ठीक है, या फिर आप इसकी एक ही एंट्री पास कर लें विच इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। तो कंपाउंड एंट्री बेटा ये कहती है कि अगर नेचर ऑफ अकाउंट एक जैसी हो तो आप उसको इकट्ठी भी पास कर सकते हैं अलग अलग ट्रांजैक्शंस पास करने की बजाय। जी बेटा, सिंपल और कंपाउंड एंट्री में कोई प्रॉब्लम एनीवन? नो सर। लास्ट क्लास में बेटा मैंने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आप लोगों को बताए थे, वो आपने याद रखने हैं, उसके बगैर आपको ये एंट्रीज पास नहीं होंगी आपकी। जब भी आपके सामने कोई एंट्री आएगी आपने पहले ये देखना है कि इसमें अकाउंट्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं, क्या वो इंक्रीज हो रहे हैं या वो डिक्रीज हो रहे हैं। तो एक डेबिट हो जाएगा, दूसरा क्रेडिट हो जाएगा। उन दोनों में से अगर आपको एक भी समझ आ गया कि किसने डेबिट होना है तो दूसरा अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रेडिट होगा। अगर आपको ये समझ आ गया कि किसने क्रेडिट होना है तो दूसरा अकाउंट ऑटोमेटिकली आपने उसको डेबिट कर देना। एनीवन एनी कंफ्यूजन बेटा अभी तक यहाँ तक? जो कंपाउंड एंट्री है उसके लिए नेचर सेम होना कंपल्सरी है? जी जी कंपल्सरी है। देखिए ना, सैलरी भी मतलब आपकी डेबिट हो रही थी, रेंट भी डेबिट हो रहा है, जिस तरह मैंने इससे पहले एंट्री बोली थी, परचेज फर्नीचर, परचेज लैंड, परचेज बिल्डिंग। अब ये तीनों चीजें परचेज हो रही हैं, इसका मतलब तीनों हमारे एसेट्स हैं। तो अलग अलग पास करने की बजाय इन तीनों को डेबिट कर दो इकट्ठा ही, और उन तीनों को प्लस करके एक ही अमाउंट कैश है उसको क्रेडिट कर दो। अगर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन सेम होगी तो पास करनी है कंपाउंड, अदरवाइज फिर आप अलग अलग पास कर दें। सर जो इस पे डिस्काउंट मिलता है वो फिर कैसे शो बेटा मैं डिस्काउंट की तरफ जाता हूँ, छोड़ दें, अभी हम 1 by 1 चल रहे हैं।
अभी मैं आपको जी हर सर। तरह की ट्रांजैक्शन सिखाऊंगा, फिर इसके बाद मैं डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, उसके ऊपर भी आता हूँ। तो मेरा मकसद है कि मैं आपको हर तरह की ट्रांजैक्शन पहले अंडरस्टैंड करवा के जाऊं आगे। ओके बेटा, चलें, यानी सिंपल और कंपाउंड की आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि इसको हमने कैसे पास करना है। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं बेटा हम लोग कैपिटल अकाउंट के ऊपर। कैपिटल अकाउंट बेटा आपका बोलता है ऑनर्स इक्विटी, आपको पता है ऑनर्स इक्विटी को हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। ये तो आपको पता है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। और मैंने बोला था कि जो ऑनर इक्विटी का अकाउंट होता है वो आपका कैपिटल अकाउंट, और इसका रूल भी बेटा सिंपल सा है। अगर कोई ऑनर बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस करवाता है तो इसका मतलब उसकी इक्विटी में इजाफा हो रहा है, और अगर बेटा ऑनर बिजनेस में से पैसा निकाल ले तो उसकी इक्विटी में क्या होगी, कमी होगी। तो सिर्फ यहाँ पे मैंने आपको बताना ये है, जो चीज बताने वाली है वो यही है जो आपको पहले भी पता है। स्टार्टिंग मैं कहता हूँ जी, मिस्टर असलम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5,000, इस तरह ये नीचे लिखा हुआ है कि 10,000 रुपए से उसने बिजनेस स्टार्ट किया। अब आपके बिजनेस के अंदर कैश 10,000 आ रहा है, तो कैश आपका एसेट होता है, एसेट इंक्रीज हो रहा है इसलिए उसको डेबिट कर दिया। और दूसरी तरफ आपका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि कैपिटल अकाउंट का बेटा रूल ये है कि जब आपका ऑनर इक्विटी इंक्रीज करता है तो वो क्रेडिट होगा, ऑनर इक्विटी डिक्रीज करता है तो डेबिट होगा, ऑनर इक्विटी इंक्रीज करता है तो क्रेडिट होगा। अच्छा, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ, और ये हमने काउंटिंग इक्वेशन के अंदर भी डिस्कस किया था। यहाँ बताने का मतलब ये है कि अगर बेटा किसी ट्रांजैक्शन के अंदर ये बात आ जाए कि ऑनर विथड्रॉ अमाउंट ऑफ रुपीज दिस वन फॉर पर्सनल यूज, अगर कोई चीज बेटा ऑनर बिजनेस में से निकलवा लेता है तो बिजनेस के लिए वो क्या होगा, रेवेन्यू होगा या एक्सपेंस होगा? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं। अगर कोई चीज बिजनेस में से निकाली जाती है तो बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस होगा या क्या होगा? एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस होगा, ऐसे ही है ना। अब जब वो एक्सपेंस होगा, अब अगर वो ऑनर ने निकलवाया, वो लिखा होगा कि ऑनर ने अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए निकलवाया है। जिस तरह हम सैलरी पे करते हैं तो वो ऑनर नहीं, वो पर्सनल इस्तेमाल के लिए नहीं पे कर रहा, वो एम्प्लॉइज को पे कर रहा है। तो बेटा याद रखिएगा, अगर कोई चीज ऑनर बिजनेस में से अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए निकालेगा तो वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस होगा, और पर्सनल इस्तेमाल के लिए जो भी चीज निकलवाई जाएगी उसके लिए बेटा हम वर्ड यूज करेंगे ड्राइंग अकाउंट का। यानी ऑनर अगर अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए कोई चीज बिजनेस से निकालेगा तो वो ड्राइंग्स कहलाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, मैं कहता हूँ जी कि ऑनर विड्रॉ ₹1,000 फॉर पर्सनल यूज। एक ऑनर है, उसने पर्सनल इस्तेमाल के लिए 1,000 रुपया निकलवा लिया। रूल बेटा वही है, 1,000 रुपया निकला बिजनेस से, कैश निकला, कैश हमारा एसेट होता है और उसमें कमी आ रही है, इस वजह से कैश को हमने क्रेडिट कर देना है। और दूसरी तरफ अब कैश बेटा निकला है तो अब यहाँ पे हमने अकाउंट का नाम क्या लिखना है, ये दैट इज द मेन थिंग कि यहाँ पे मैं नाम क्या लिखूं। तो बेटा अगर उसने पर्सनल अमाउंट के लिए निकलवाया है तो यहाँ पे ड्राइंग का नाम आ जाएगा। अगर सैलरीज पेड की हैं तो यहाँ पे सैलरी का वर्ड आ जाएगा, वो भी एक्सपेंस होता है। अगर रेंट पे किया है तो यहाँ ड्राइंग की जगह पे रेंट का वर्ड आ जाएगा। लेकिन अगर उसने ये बोल दिया कि उसने पर्सनल इस्तेमाल के लिए कोई चीज निकलवाई है तो बेटा उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, ड्राइंग्स का। याद रखिएगा, ये सिर्फ ऑनर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जब वो ट्रांजैक्शन में बोलेगा कि फलां बंदे ने जो है वो अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए पैसे निकलवा लिए। अदरवाइज अगर आप कहेंगे पेड रेंट तो रेंट टू कैश हो जाएगा, अगर आप बोलेंगे पेड सैलरी तो सैलरी टू कैश हो जाएगा, अगर आप बोलेंगे पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल तो इलेक्ट्रिसिटी टू कैश हो जाएगा। लेकिन अगर बोलेंगे पेड टू ऑनर फॉर पर्सनल यूज तो फिर यहाँ बेटा ऑनर की बजाय यहाँ पे हम ड्राइंग का वर्ड यूज करेंगे, ड्राइंग टू कैश। अंडरस्टैंड बेटा? जी सर। जी, एनीवन एनी कंफ्यूजन? अभी मैं आपके सामने ये कुछ चीजें बता रहा हूँ, उसके बाद में एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा आपको। हम 1 बाय 1 ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे और 1 बाय 1 ट्रांजैक्शन को जर्नल में पास करेंगे। तो आप टेंशन ना लें, अभी आपकी चीजें अगर कुछ चीजें नहीं क्लियर हुई तो वो नेक्स्ट में आपको क्लियर करूंगा। हम एक एक ट्रांजैक्शन को 1 बाय 1 रीड करके उसको जर्नल में पास करेंगे। लेकिन ये जो लॉजिक मैं आपको बताता जा रहा हूँ ये ध्यान में रखिएगा, ये मैंने आगे जाके क्वेश्चन में यूज करनी है कि मैंने फलां जगह पे आपको ये बताया था कि इसके लिए आपने ये चीज यूज करनी है। अंडरस्टैंड? जी सर। ठीक हो गया बेटा? यस नो में बोला करें, मुझे पता चले कि आप सो नहीं रहे। यस सर। हाँ, मुझे बता दिया करें ना, मुझे पता है Yes, आपको ये नींद का टाइम है, इस वक्त नींद भी आ रही है हम लोगों को। ओके सर। ओके, अब आते हैं बेटा डिस्काउंट की तरफ, जो अभी थोड़ी देर पहले भी स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो सबसे पहले बेटा
कुछ ट्रांजेक्शन आपको आती हैं डिस्काउंट की, जिसको प्रॉब्लम आ रही थी स्टूडेंट्स को पास करने में। डिस्काउंट क्या होता है पहले ये बताएं, एनी वन ऑफ यू बेटा, व्हाट इज डिस्काउंट? जी मैं नाम बोलता हूँ फिर सारे बोलना शुरू करें। जी सायरा बेटा, डिस्काउंट क्या होता है? सर जैसे कि कोई भी चीज हम कम प्राइस में लेते हैं, जी जी ठीक है। और जैसे कोई भी कंपनी किसी भी चीज पे उसको डिस्काउंट पे लगा देती है, यानी कि उसने उस चीज पे कमी की होती है, प्राइस में तो वो कमी की होती है। डिस्काउंट फॉर एग्जांपल जिस तरह आजकल आप देखें बाई वन गेट वन फ्री होता है, या कहते हैं जी शूज के ऊपर 70% डिस्काउंट लगा दिया, कपड़ों के ऊपर 50% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या होता है? आपकी जो प्राइसेस में कमी होती है, जो आपको ऑफर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। अच्छा, डिस्काउंट की दो टाइप्स हैं बेटा, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। हम दोनों को डील करेंगे यहाँ पे। यहाँ वर्ड लिखा हुआ है कैश डिस्काउंट, आपको दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या फर्क होता है, पहले ये फर्क आप अंडरस्टैंड करेंगे, देन इसकी ट्रांजैक्शन आपको समझ आएगी, अदरवाइज फिर आपको समझ नहीं आएगी। जी मुझे इन दोनों का डिफरेंस, जी कैश डिस्काउंट के अलावा कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं? ट्रेड, ट्रेड, TRADE, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड। ओके। कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। जी जी सिद्रा बेटा, क्या फर्क होता है इन दोनों में? एनी आइडिया? नो सर। जी अब्दुल रहमान बेटा, एनी आइडिया अबाउट ट्रेड डिस्काउंट एंड? जी कैश डिस्काउंट में तो ये होगा ना कि जो आपको वो पैसे के ऊपर कोई भी चीज जो दे रहे हैं, ठीक है, मतलब आप जो पे करते हैं तो उसमें वो जो डिस्काउंट देते हैं वो कैश डिस्काउंट होगा हमारा। ठीक है। और एक सेकंड बेटा वेट करे, इधर इनको आंसर देने थे, फिर मैं आपसे लेता हूँ आंसर। जी तो बोले अब्दुल रहमान बेटा। ट्रेड का नहीं कंफर्म। ओके जी, अब आप बोलें बेटा जो बोलना चाह रही थी। सर हो सकता है एक डिस्काउंट जो हमारे पास कंपनी या जो भी है वो हमें ऑफर कर रही होती है, और एक डिस्काउंट जो हम लोग खुद किसी भी शॉप पे जाएं तो हम खुद डिस्काउंट मांगते हैं। इन दोनों में ये डिफरेंस हो सकता है, मे बी माइट पॉसिबल। ओके ठीक है बेटा। जी अनम बेटा ने बताया कि जी एक हो सकता है कि जो आपका कंपनी है वो ऑफर कर रही है और दूसरा वो जो आपको मिल रहा हो। देखिए बेटा दोनों में सिर्फ पहले डिफरेंस समझिएगा, उसके बाद फिर मैं इसकी ट्रांजैक्शन पास करना सिखाऊंगा। ट्रेड डिस्काउंट बेटा वो डिस्काउंट होता है जो आपको ऑन द स्पॉट मिलता है। ऑन द स्पॉट मीन कि आपको चीज परचेज करने गए, उसमें जितनी उसने कमी कर दी वो आपके लिए ट्रेड डिस्काउंट है। यानी फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 50% डिस्काउंट लगाया जी शूज के ऊपर, शूज की प्राइस थी 10,000 रुपया, 50% डिस्काउंट करके आपने 5,000 पे कर दिया, तो आपका जो 5,000 है वो जो आप लिखेंगे वो ट्रेड डिस्काउंट होगा। यानी आपने एक्चुअल कितना पे किया? 5,000, तो बाकी 5,000 आपने पे नहीं किया। तो ट्रेड डिस्काउंट बेटा वो डिस्काउंट होता है जो आपको ऑन द स्पॉट मिलता है। बाई वन गेट वन फ्री, इट्स ट्रेड डिस्काउंट। 50% ऑफ, इट्स ट्रेड डिस्काउंट। 30% ऑफ, इट्स ट्रेड डिस्काउंट। क्योंकि वो आपको ऑन द स्पॉट मिल जाना है, आपने जब पेमेंट करने लगना है तो उतने पैसे आपने कम दे देने हैं। जबकि जो कैश डिस्काउंट होता है बेटा, ये वो डिस्काउंट होता है जब आपने कोई चीज उधार पे खरीदी हो और उधार पे बेची हो, और आपको पेमेंट वक्त से पहले कोई बंदा दे जाए। यानी जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने एक बंदे को चीज बेची, एग्जांपल सुनिएगा, मैंने एक बंदे को चीज बेची 10,000 की, उसने मुझे पैसे देने थे 1 महीने बाद। मैंने उसे कहा यार तुम 1 महीने बाद ना दो, तुम ऐसा करो कि तुम मुझे 10 दिन बाद पैसे दे दो, तो 10,000 की बजाय मुझे 9,000 दे जाना। अब वो जो मैं उसको 1,000 रुपया छोड़ रहा हूँ पेमेंट के ऊपर, दैट 1,000 इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। तो बेसिकली जो कैश डिस्काउंट होता है, ये जब हम लोग क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल्स करते हैं, उसके ऊपर जो पैसे हमें रिसीव होते हैं या पे करने होते हैं, उसमें से जो हमें छूट मिलती है, दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। अंडरस्टैंड द लॉजिक बेटा? पहले ये बताएं, दोनों के कॉन्सेप्ट की समझ आ गई? जी सर। यस सर। ट्रेड डिस्काउंट ऑन द स्पॉट, जो अब आप पे करने लगेंगे आपने पॉकेट में से उतने पैसे माइनस करके दे देने हैं। जबकि कैश डिस्काउंट के अंदर आपने क्रेडिट सेल्स की होती है या क्रेडिट परचेज की होती है, और ये आपने उस वक्त पे करना होता है जब आपका टाइम पीरियड आएगा। अब नीचे देखें, अब कैश डिस्काउंट को ये देखिए लिखा हुआ है 2/10 and 30, ये नजर आ रहा है आपको नंबर 1 पे टाइप ऑफ टर्म्स के अंदर? देखें जिसको मेरा कर्सर मूव कर रहा है। यस सर। जी 2, 10 and 30। अब इसका मतलब है, इसको बोलते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ये क्रेडिट टर्म्स है हमारी बेसिकली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जरा समझिएगा। N30 का मतलब है कि मैक्सिमम टाइम मैं आपको 30 दिन का दे रहा हूं पेमेंट करने के लिए,
अगर आप मुझे 10 दिन में पैसे दे देते हैं तो मैं आपको 2% पैसे छोड़ दूंगा। अगर आप इसको रीड करेंगे ना काउंटिंग टर्म में तो क्या बनेगा, मैक्सिमम टाइम, N30 का मतलब है कि मैक्सिमम दिन मैं दे रहा हूं 30 आपको पेमेंट करने के लिए। अगर आप मुझे 10 दिन में पैसे वापस कर जाते हैं तो मैं आपको 2% ऑफर उसमें से पैसे माइनस कर दूंगा। अगर तो वो वापस कर जाएगा तो फिर आपको पैसे माइनस करने पड़ेंगे, अगर वो वापस नहीं करके जाता तो फिर आप उससे पूरी पेमेंट लेंगे। अंडरस्टैंड? यस सर। जी सर। सर ये तो Okay. फिर वो इंस्टॉलमेंट वाला जो होता है प्रोसीजर वही चीज है? नहीं, इंस्टॉलमेंट वाला प्रोसीजर नहीं होता, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आगे। इसका मतलब ये कि आपने चीज उधार पे दी। फॉर एग्जांपल चले मैं इसको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। आपने एक मोबाइल सेल करना था, उसकी कीमत है 10,000, आपने मुझे सेल कर दिया। आपने कहा सर ये आप ले लें। मैंने कहा यार मेरे पास अभी पैसे नहीं है। उसने कहा सर मैं आपको महीने का टाइम देता हूँ, आप मुझे 10,000 रुपया महीने बाद दे देना। ठीक हो गया। अब आपने अपने खाते में जाके लिख लिया 10,000 की, यार मैंने मिस्टर अदनान से 10,000 रुपया लेना है और 30 जुलाई को मैंने लेना, 30 दिन के बाद मैंने लेना, जो भी डेट बनती है, फलां डेट को लेना है। आपने मुझे एक दिन कॉल की, आपने कहा कि सर आप ऐसा करें कि आपने जो मुझे 30 दिन बाद पैसे देने हैं, या कहीं भी आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी, आपने कहा कि सर आप ऐसा करें आप मुझे 10 दिन बाद पैसे दे दें, मैं आपको 10 दिन का टाइम दे देता हूँ, आप 10,000 की बजाय ना 8,000 दे देना। अब प्रॉब्लम ठीक है, मुझे क्या फायदा हो रहा है, मुझे 2,000 बच रहा है, लेकिन आपको 2,000 का क्या हो रहा है, आपको 2,000 का नुकसान हो रहा है, यानी आपकी 2,000 की कॉस्ट बढ़ रही है। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा, अब आपने जब खाते, मैंने आपको 10 दिन के बाद 8,000 रुपया दे दिया, आपने अपने खाते में कितना लिखा था पैसा, आपने अपने खाते में लिखे थे मिस्टर अदनान के आगे लिखे थे 10,000। अब जब आप उसमें से नीचे से 8,000 माइनस करेंगे तो वो जो 2,000 बच गया वो आपका बैलेंस इक्वल नहीं होने देगा, वो मेरा और आपका खाता क्लोज नहीं होने देगा। अब वो 2,000 रुपया आपने उसके आगे कुछ लिखना है, चाहे आप उसके आगे लिखे डिस्काउंट, कि ये मैंने सर को डिस्काउंट दिया है। इस वजह से जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसको हम कभी भी जर्नल के अंदर नहीं लिखते। ट्रेड डिस्काउंट को हम जर्नल के अंदर डिस्काउंट वर्ड के साथ नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि आपने जितने पैसे पे किए होते हैं हम उतनी ही ट्रांजैक्शन आके जर्नल में लिख देते हैं। लेकिन कैश डिस्काउंट को जर्नल में लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपने पहले खाते में लिखे थे 10,000, अब 10 दिन के बाद जब दोबारा एंट्री पास करेंगे तो वहां लिख रहे हैं 8,000, तो वो जो 2,000 रुपए का डिफरेंस है वो आपका अकाउंटिंग बैलेंस इक्वल नहीं होने देगा, दोनों साइड इक्वल नहीं होने देगा। वो 2,000 का बैलेंस या बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगी कि 2,000 कहाँ पे गया। उसको फिर ठीक करने के लिए हम एक वर्ड इंट्रोड्यूस करेंगे डिस्काउंट, और वो 2,000 उसके आगे लिख देंगे। अब देखिए 10,000 भी पूरा हो गया और हमारा खाता भी क्लोज हो गया। इस वजह से कैश डिस्काउंट को हम जर्नल के अंदर ट्रीट करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट को हम जर्नल के अंदर। कैश डिस्काउंट का फायदा क्या होता है, मतलब हमें कम पैसे मिल रहे होते हैं? बेटा फायदा ये, हाँ बिल्कुल, ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि हम डिस्काउंट देते क्यों हैं। बेटा उसकी वजह ये होती है कि जो पैसे, अब बिजनेस को क्या फायदा होता है, उसका बेटा फायदा ये होता है कि जो पैसे बिजनेस को 30 दिन बाद मिलने हैं वो पैसे बिजनेस अब 10 दिन के बाद ले रहा है, तो मे पॉसिबल वो 10 दिन के जो बाकी 20 दिन उसके बच रहे उसमें उस पैसे को इस्तेमाल करके वो उस डिस्काउंट से ज्यादा प्रॉफिट कमा ले। मुझे पैसों की अचानक जरूरत पड़ गई तो बेटा मैं तो हर जरूरत में पैसे चाहूंगा, तो बिजनेस बेटा ये चीज सोचता है कि उसको डिस्काउंट देने में फायदा है या नहीं है। अगर उसको फायदा है तो वो डिस्काउंट देता है। अब जो उसके 20 दिन बच रहे हैं ना, उन 20 दिनों में जब आपसे पैसे निकलवा लिए उसने, चाहे थोड़े निकलवाए, हालांकि 2,000 का नुकसान भी हुआ उसको, लेकिन वो 8,000 रुपया उसने कहीं पे इन्वेस्ट किया और मे पॉसिबल उस 20 दिनों में उसने उस 8,000 से 2-3,000 और कमा लिया हो। तो बेटा डिस्काउंट मतलब अगर हम टाइमली पैसे ले लेते हैं तो फिर हमें प्रॉफिट ज्यादा आ रहा हो तो फिर इस वजह से हम उसको डिस्काउंट करें। जी बेटा, आप उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उससे मजीद कोई चीज खरीद के उसमें से प्रॉफिट कमा सकते हैं, वरना 30 दिन तो आपने इंतजार करना ही करना है। तो आपके देखिए बिजनेस के अंदर बेटा अगर आप एक दिन भी बचा लेते हैं ना, एक दिन भी पहले पैसे रिसीव कर लेते हैं तो आपको फायदा। अच्छा मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। कुछ जो डिपार्टमेंट है वो सैलरी देते हैं 1 तारीख को, और कुछ जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट की वो सैलरी देते हैं 10 तारीख को। हालांकि सैलरी 1 को भी आपको उतनी मिलनी है, 10 तारीख को भी आपको उतनी मिलनी है, लेकिन इसमें अदारे को क्या फायदा होता है, अदारा क्या करता है कि 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक की सैलरी बैंक अकाउंट में रखवा देता है, और 10 दिन का जो इंटरेस्ट होता है वो खुद इंजॉय करता है। हमें तो सैलरी उतनी मिलनी है, लेकिन वो जो 10 दिन का बेनिफिट है वो किसने कमाया, वो अदारे ने कमाया। तो बेटा एक एक जो दिन होता है ना वो बिजनेस जो है वो इससे प्रॉफिट कमा रहा होता है। तो जितनी जल्दी पैसा इन होगा उतनी ही जल्दी आप उस पैसे को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये फायदा होता है जो बिजनेसमैन कहता है कि यार चलो मैंने तुम्हें 30 दिन दिए थे, तुम 10 दिन बाद दे दो, तो वो जो 2,000-3,000 छोड़ रहा है तो उससे उसको फायदा हो रहा होता है,
उसने सोचा होता कि मैंने क्या करना है इस पैसे का। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। वंस जी अगेन सर। बेटा, ट्रेड डिस्काउंट को हम ट्रीट नहीं करेंगे, कैश डिस्काउंट को जो है वो हम ट्रीट करेंगे। कैसे ट्रीट करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। अच्छा, अब इसके बाद बेटा अगर देखिए आप, अब नेक्स्ट अगर हम मूव करें, अच्छा बेटा आप क्या, एक चीज मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाह रहा हूँ। आपको पता है कि आपकी जो ऑडियो है वो बंद हो जाती है 30 मिनट्स के बाद, 30 मिनट्स की मैक्सिमम इसकी होती है वो, तो इसके बाद आप मुझे दोबारा ज्वाइन करेंगे, ठीक है, वो उसी लिंक्स के साथ जो मैंने आपको सेंड किया हुआ था। अंडरस्टैंड? जी सर। ओके, जी तो ये बेटा हो गया हमारा कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट की बेटा अंडरस्टैंडिंग हो गई। यस सर। यस सर। एंट्री कैसे पास करनी है वो मैं सिखाऊंगा, अभी छोड़ दें, एंट्री में आपको पास करनी सिखाऊंगा, अभी सिर्फ इसका डिफरेंस ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इसके बाद बेटा कुछ देखिए नीचे 2-3 वर्ड्स लिखे हुए, ये भी पढ़ लें, उसके बाद फिर ये आपकी मीटिंग एंड हो रही है, उसके बाद आप मुझे दोबारा ज्वाइन करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है गुड्स टेकन बाय द ऑनर फॉर पर्सनल यूज, गुड्स गिवन अवे एज अ चैरिटी, फ्री सैंपल और गुड लॉस्ट। यानी बेटा याद रखिएगा, कोई भी चीज अगर आपके बिजनेस के अंदर है, वो चोरी हो गई, उसको लॉस हो गया, वो जल गई, कोई चोरी करके ले गया, बिजनेस के लिए बेटा वो क्या है, एक्सपेंस है, तो उसको आपने ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे आपका एक्सपेंस को ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी लॉस्ट गुड्स ऑफ ₹1000, लॉस्ट गुड्स ऑफ ₹1000, 1000 की चीजें गायब हो गई, लॉस हो गई आपकी, वो कहीं पे गुम हो गई। अब जो लॉस्ट हुआ बेटा वो आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस जब बढ़ेंगे तो डेबिट करेंगे, तो आपने गुड्स को डेबिट कर देना है। कितनी मालियत की डेबिट, कितनी मालियत का लॉस हुआ, 1000 रुपए का, तो कैश को आपने क्रेडिट कर देना। तो लॉस्ट गुड्स टू, बल्कि गुड्स करेंगे क्योंकि कैश इसमें नहीं इन्वॉल्व हो रहा, इसमें आपकी गुड्स इन्वॉल्व हो रही है, तो 1000 रुपया आप डेबिट कर देंगे, 1000 रुपया क्रेडिट कर देंगे, तो आप एंट्री क्या पास करेंगे, लॉस्ट गुड्स टू गुड्स, क्योंकि गुड्स में कमी आ रही है ना, आपकी जो चीजें गुम होगी तो उसमें कमी आ रही है, जब एसेट कम होता है तो उसको आप क्रेडिट करेंगे, तो आप एंट्री पास करेंगे, लॉस्ट गुड्स को डेबिट कर देंगे और गुड्स को क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह आपने चैरिटी के तौर पे कुछ चीजें दे दी, सुने अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं, मैं कहता हूं जी कि गिव अवे एज अ चैरिटी ऑफ ₹1000, आपने 1000 रुपया चैरिटी के तौर पे दे दिया। अब 1000 रुपया आपने दिया तो कैश कम हुआ, और जब एसेट कम होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट, तो कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा। दूसरी तरफ आपने किसी को दिया, चैरिटी वालों को दिया, तो बेटा चैरिटी में भी देंगे पैसा, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो चैरिटी आपका डेबिट हो जाएगा, तो आप एंट्री पास करेंगे चैरिटी अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो आसान अल्फाज के अंदर आपकी गुड्स लॉस हो जाएं, आपकी गुड्स जल जाएं, आपकी गुड्स एज अ चैरिटी के तौर पे दे दें, वो सारे के सारे आपके लिए एक्सपेंस है, तो आपने इसको ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे आप एक्सपेंस को ट्रीट करते हैं, यानी इन सबको आपने डेबिट करना है। अंडरस्टैंड बेटा? जी सर। एनी कंफ्यूजन? नो सर। चलिए अभी हमारी ये मीटिंग एंड हो रही है, आप मुझे दोबारा रीज्वाइन करेंगे, ठीक है? अभी तक कोई क्वेश्चन है तो बेटा यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन।